नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम यूपी ट्रिपल एससी पेट जो है किरण प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं। और इससे पहले हमने एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कल का वीडियो। और आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा है दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा है। और अगर आप बात करें इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए आज का हम प्रश्न शुरू करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों कि कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ है दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जिसे दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। ऑप्शन आपके सामने, रामायण, महाभारत, उपनिषद या पुराण को। तो दार्शनिक ग्रंथ जो माना जाता है दोस्तों, यह आपका माना जाता है उपनिषद को। उपनिषद को जो है दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है इसमें इसमें है कि हिंदू विधि को किसने सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया। हिंदू विधि को किसने सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया। ऑप्शन आपके सामने है, वेद व्यास ने, पाणिनि ने, बाणभट्ट या फिर मनु ने। तो हिंदू विधि को सर्वप्रथम जो संहिताबद्ध किए हैं ये मनु ने किए हैं। कौन है? मनु। इन्होंने मनु स्मृति यही लिखे हैं दोस्तों, मनु स्मृति। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है तीसरा नंबर का प्रश्न कि किस सिख नेता की इस्लाम धर्म न ग्रहण करने के कारण औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी। कौन सिख नेता थे जो इस्लाम धर्म नहीं ग्रहण किए तो औरंगजेब जो है उनकी हत्या करवा दिया था। ऑप्शन आपके सामने है, हरगोविंद हैं, गुरु गोविंद सिंह, तेग बहादुर, अर्जुन देव थे। तो इनमें से सही आंसर जो होगा दोस्तों तेग बहादुर हैं। ऑप्शन सी हमारा होता है तीसरा नंबर के कि तेग बहादुर जो सिख गुरु थे इन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया तो औरंगजेब जो है इनकी हत्या करवा दिया था। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है चौथा प्रश्न है, सुगौली की संधि किसके बीच संपन्न हुई थी। जो सुगौली की संधि हुई थी वह किसके किसके बीच में हुई थी। ईस्ट इंडिया और नेपाल के बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला नरेश के बीच में, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के बीच में। डी ऑप्शन है, अवध का नवाब और नेपाल के बीच में हुई थी। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन है आपके सामने, सुगौली की संधि। सुगौली की संधि जो हुई थी दोस्तों यह ईस्ट इंडिया और नेपाल के बीच में हुई थी। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा सही होगा कि सुगौली की जो संधि हुई थी ईस्ट इंडिया और नेपाल के बीच में हुई थी। ऑप्शन जो है ये हमारा सही होगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है पांचवा प्रश्न है दोस्तों, किस किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुआ था दोस्तों। किस संधि के तहत जो है शाह आलम द्वितीय को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है, अवध की संधि के तहत, या फिर बी ऑप्शन है आपके सामने, अलीनगर की संधि, कलकत्ता की संधि, इलाहाबाद की संधि। तो इसमें जो है शाह आलम द्वितीय जो है यह आपका शाह आलम द्वितीय को जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था दोस्तों। इसे प्राप्त हुआ था इलाहाबाद की संधि के तहत। किसके तहत? इलाहाबाद की संधि के तहत। कब हुई थी? तो 1765 ईस्वी में हुई थी। ठीक, 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रश्न है, कह रहा कि काकोरी षड्यंत्र के तहत काकोरी और लखनऊ के बीच में ट्रेन में डकैती हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? जो काकोरी षड्यंत्र है उसके तहत काकोरी और लखनऊ के बीच ट्रेन डकैती हुई थी, लेकिन कब हुई थी यह हमसे पूछा गया है। 1931 में हुई थी, 1919 में, 1925 में या 1929 में हुई थी। तो काकोरी षड्यंत्र जो हुआ था दोस्तों यह 1925 में हुई थी। काकोरी षड्यंत्र जो मामला था यह 1925 का था। ऑप्शन
सी हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। और इसके नायक की बात करें तो इसके नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल और इनको फांसी भी दे दी गई थी दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है 8वां 7वां नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनैतिक गुरु मानते थे। कल के भी प्रैक्टिस सेट में यही क्वेश्चन था दोस्तों। तो महात्मा गांधी जो है किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, जो है महादेव देसाई को, दयानंद सरस्वती, या जो अगला ऑप्शन है आचार्य नरेंद्र देव को, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले को। तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन डी हमारा या चौथा ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में आया था। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में आया था दोस्तों? 1919 में, 1925 में, 1928 में, या 1932 में आया था। तो साइमन कमीशन की अगर बात करें वह आया था कब भारत में? तो यह 1928 में आया था। ठीक, आया था 1928 में। लेकिन इसका गठन कब हुआ था दोस्तों? इसके गठन की बात करें तो 1927 में ही इसका गठन हुआ था, लेकिन भारत में जो है 1928 में आया था। 3 फरवरी 1928 को यह भारत में आया था साइमन कमीशन। गठन कब हुआ था? 1927 में इसका गठन हुआ था। भारत में साइमन कमीशन आया था 3 फरवरी 1928 को भारत में आया था। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का मुख्य कारण क्या था? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था उसका मुख्य कारण क्या था? नमक पर अंग्रेजों के एकाधिकार के खिलाफ विरोध करना था, अफीम की खेती की मजबूरी थी, नील की खेती की मजबूरी थी, या फिर जो है काम श्रम भत्ता के लिए। तो दोस्तों जो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का मुख्य कारण था, इनमें से जो है आपका नमक पर जो है अंग्रेजों का एकाधिकार हो गया था। इसके विरोध में जो है महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं 1930 में। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए सही होगा। और जो बात करें दोस्तों नील की खेती की बात करें तो यह चंपारण सत्याग्रह में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था दोस्तों? आप कमेंट करके बताइए। और दोस्तों आप कमेंट करते हैं तो कमेंट के साथ क्वेश्चन का नंबर, इस क्वेश्चन का यह आंसर होगा, ऐसे लिखिएगा। कमेंट कर देते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होता है पढ़ने में कमेंट। तो आप क्वेश्चन का पहले नंबर लिखिएगा, उसके बाद उसका आंसर लिखिएगा कौन सा आंसर होगा। ठीक, आगे बात करते हैं तो फिर इसमें पूछा जा रहा 10वां नंबर का प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? यह भी क्वेश्चन कल के प्रैक्टिस सेट में था दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिए थे? लाला लाजपत राय हैं, विपिन चंद्र पाल हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, या महात्मा गांधी हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि देने वाले जो हैं इनमें से महात्मा गांधी हैं। वैसे जो सरदार की उपाधि दी गई थी दोस्तों बारदोली सत्याग्रह में जो है वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, लेकिन ऑप्शन में दिया गया हमारा महात्मा गांधी, तो यह हमारा सही होगा। ऑप्शन डी हमारा सही होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कौन दिए थे? महात्मा गांधी। अगले प्रश्न की बात करें तो भूगोल के प्रश्न यहाँ से शुरू होता है। इसमें पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे बाहरी स्तर कौन सा है? पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे बाहरी स्तर कौन है? टोपोस्फियर है, लिथोस्फियर है, मीसोस्फियर, या फिर आयनोस्फियर। तो पृथ्वी के वायुमंडल के सबसे बाहरी स्तर है जो दोस्तों यह आपका है आयनोस्फियर। ऑप्शन डी हमारा होगा आयनोस्फियर जो है पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है। क्या है? आयनोस्फियर। ऑप्शन डी हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि विषुवत रेखा पर दिन कितने घंटे का होता है? विषुवत रेखा पर जो है दिन कितने घंटे का होता है? 6 महीने का, 24 घंटे का, 12 घंटे का, 8 घंटे का। तो विषुवत रेखा पर दिन जो होता है दोस्तों यह 12 घंटे का होता है। विषुवत रेखा पर जो है दिन 12 घंटे का होता है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 13 नंबर का कि सिंगसबी द्वीप जो है किस खाड़ी में अवस्थित है? सिंगसबी जो द्वीप है दोस्तों किस खाड़ी में स्थित है? हडसन की खाड़ी है, या फिर अरब
अरब की खाड़ी में है, मैक्सिको की खाड़ी या फिर सेंट लॉरेंस की खाड़ी में। तो जो सिगसी द्वीप है दोस्तों, यह आपका स्थित है मैक्सिको की खाड़ी में। ऑप्शन सी हमारा होगा, मैक्सिको की खाड़ी में कौन सा द्वीप स्थित है, जो है सिगस्वी द्वीप मैक्सिको की खाड़ी में स्थित है। कल के हमने क्वेश्चन में बताया था दोस्तों कि बैरन द्वीप कहाँ स्थित है। बैरन द्वीप कहाँ स्थित है दोस्तों, भारत में है। अब आप बताइए कहाँ स्थित है बैरन द्वीप, कमेंट करके बताइएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 14 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित शहर में से कौन सा भारत का सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। सिलिकॉन वैली भारत का किसे कहते हैं, सिलिकॉन वैली पूछा है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, हैदराबाद है, बेंगलोर है, चेन्नई है, जयपुर है। तो सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है दोस्तों, तो यह बेंगलुरु को कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा कि सिलिकॉन वैली जो हमसे पूछा था, सिलिकॉन वैली ही पूछा था ना दोस्तों, इसमें पूछा गया था सिलिकॉन वैली पूछा गया था दोस्तों। तो यह कहाँ है आपका, बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी सही होगा। कौन सा, ऑप्शन बी सही होगा। सिलिकॉन वैली जो है बेंगलुरु को कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है, तलचेर कोयला की खानें कहाँ स्थित है। जो तलचेर कोयला की खानें हैं यह कहाँ पर है दोस्तों, बिहार में है, झारखंड में है, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है। तो तलचेर कोयला की खानें जो है यह दोस्तों आपकी है उड़ीसा में है। तलचेर कोयला की खानें कहाँ है, उड़ीसा में। ऑप्शन सी या ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। यह बात करें दोस्तों तो महानदी के तट पर है। कहाँ, महानदी के पास में तलचर जो है कोयला की खदान है, महानदी है दोस्तों। ठीक, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अर्थव्यवस्था का प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के नाम से जाना जाता है। किस पंचवर्षीय योजना को जो है उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। 7वीं पंचवर्षीय योजना थी, 8वीं पंचवर्षीय योजना या फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना, या लास्ट ऑप्शन है 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो उदारीकरण के रूप में जो जाना जाता है दोस्तों, यह आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना को जो है उदारीकरण के नाम से जाना जाता है। ठीक, उदारीकरण के नाम से। और बात करें इस पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब था, इसका जो समय था यह 1992 से लेकर 1992 से 1997 तक था। 1992 से 1997 तक था। और इसी जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना में ही दोस्तों राष्ट्रीय महिला कोष का गठन किया गया था। किसका, राष्ट्रीय महिला कोष का गठन किया गया था। तो सिर्फ हम महिला लिख दे रहे हैं, समझ जाएंगे आप। राष्ट्रीय महिला कोष का गठन किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था, 8वीं पंचवर्षीय योजना में। और इसी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी आई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना में जो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। चलिए बताइए दोस्तों, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का समय कब से कब था, तो 1992 से 97 तक। और किस पंचवर्षीय योजना में जो है राष्ट्रीय महिला कोष का गठन किया गया था। राष्ट्रीय महिला कोष का गठन 8वीं पंचवर्षीय योजना में। और बात करें प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो यह भी 8वीं पंचवर्षीय योजना में शुरुआत की गई थी। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, 17 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इनमें से पूछा है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आता है। चीन उद्योग आता है, डेयरी आता है, बैंकिंग आता है, या फिर लास्ट ऑप्शन है आपके सामने वस्तुओं का परिवहन आता है। इसमें पूछा है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आता है दोस्तों, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो आएगा आपका डेयरी आता है। डेयरी जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बात करें उद्योग की, तो उद्योग जो है किसके अंतर्गत आता है, तो यह आपका आता है द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। किसके, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग जो है आपका तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और वस्तुओं का परिवहन जो है यह भी आपका द्वितीयक क्षेत्र में आता है। ठीक, द्वितीयक क्षेत्र में। और बात करें दोस्तों, पूछा जाए क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि उद्योग किस
प्राथमिक क्षेत्र में आता है, सॉरी दोस्तों, उद्योग जो है किसके अंतर्गत आता है, तो द्वितीयक क्षेत्र में आता है। बैंकिंग की बात करें, सेवाएं की, यह तीसरे में आता है। और वस्तुओं परिवहन की, यह भी दूसरे में आता है, दूसरे के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है, इसमें है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था। पूछा है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपके सामने है, अरुण जेटली हैं, रामनाथ कोविंद हैं, स्मृति जुबिन ईरानी हैं, नरेंद्र मोदी हैं। तो दोस्तों प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का जो शुभारंभ किया गया था, यह किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ऑप्शन डी हमारा या ऑप्शन चौथा हमारा सही होगा। और बात करें कब किया गया था, तो 5 मार्च 2019 में किया गया था। 1900 नहीं, 2019 में किया गया था। अगर पूछ लिया जाए कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किसने किया था, तो नरेंद्र मोदी। कब किया गया था, तो 5 मार्च 2019 को किया गया था। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन जो है एमएसपी का निर्णय कौन करता है। भारत में कृषि क्षेत्रों के जो कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो है निर्धारण कौन करता है दोस्तों, निर्णय कौन करता है। कृषि मंत्रालय है, या फिर नाबार्ड है, कृषि लागत और मूल्य आयोग, या फिर वाणिज्य मंत्रालय है। तो इसमें पूछा गया है दोस्तों, प्रश्न है कि कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्णय कौन करते हैं दोस्तों, तो यह करते हैं आपके कृषि लागत और मूल्य आयोग। ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन तीसरा हमारा सही होगा, कृषि लागत और मूल्य आयोग। कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है कृषि फसलों के न्यूनतम मूल्य का निर्णय करते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है, 20वां नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन रिजर्व बैंक का नहीं रहा। इनमें से कह रहा है कि इनमें से कौन रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं थे दोस्तों। कौन है नहीं थे, मनमोहन सिंह नहीं थे, सुनील अरोड़ा नहीं थे, उर्जित पटेल नहीं थे, रघुराम राजन नहीं थे। तो इनमें से पूछा है जो कौन व्यक्ति थे जो रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं थे। तो दोस्तों बात करें अगर उर्जित आर पटेल की, तो यह भी गवर्नर रह चुके हैं। रघुराम राजन की बात करें तो यह भी रह चुके हैं। मनमोहन सिंह की बात करें तो यह भी, लेकिन सुनील अरोड़ा जो है यह गवर्नर नहीं है, रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे हैं। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा कि यह जो है रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 21 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है 21 नंबर की भारतीय संविधान का प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि जो है निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था। किस संशोधन के तहत शामिल किया गया था दोस्तों शिक्षा के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार में। 47वां संविधान संशोधन था, 56वां था, 76वां संविधान संशोधन, या फिर 86वां संविधान संशोधन। शिक्षा के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार बनाया गया था 86वां संविधान संशोधन द्वारा, 86वां संविधान संशोधन द्वारा। और यह संशोधन कब हुआ था दोस्तों, तो 2002 में हुआ था। कब हुआ था, 2002 में हुआ था। पूछ लिया जाए 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 2002 में हुआ था। ठीक दोस्तों, इसमें कहा गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। किसमें, 6 से जो है 14 वर्ष के बच्चों तक जो है निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो यह आपका जो अनुच्छेद होगा दोस्तों, अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद आपका होगा 21 के का में कहा गया है। 21 के का में कहा गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, यह मौलिक अधिकार है उनका। तो अब बताइए दोस्तों, अगर पूछा जाए कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार कब बनाया गया, तो 86वां संविधान संशोधन कब किया गया था, 2002 में। किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 21 के का में कहा गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 22 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें है कि भारतीय संविधान का 356वां अनुच्छेद जो है
किससे संबंधित है? अनुच्छेद 356 जो है किससे संबंधित है दोस्तों? जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जा के लिए है, या आपातकाल लगाना, या केंद्र राज्य का संबंध बताता है, या फिर वित्त आयोग का गठन करता है? तो 356वें अनुच्छेद में जो कहा गया है दोस्तों, यह कहा गया आपातकाल की चर्चा की गई है। 356 में जो है आपातकाल की चर्चा की गई है। अब बात करें अगर दोस्तों 352 की, 352 अनुच्छेद जो है 352 की, और बात करें 356 जो है 356 और 360, ठीक, 356, 360, 352। अब यह किसके किसके बारे में है दोस्तों? तो जो 352 है दोस्तों, यह राष्ट्रीय आपात है। क्या है? राष्ट्रीय जो है आपात है। 352 जो है राष्ट्रीय आपात है। और वहीं बात करें 356 की, तो 356 जो है राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन है। 356 जो है राष्ट्रपति शासन है। और 360 की बात कर लें दोस्तों, 360 की बात करें तो यह आपका है दोस्तों वित्त जो है वित्तीय आपात से संबंधित है, वित्तीय आपात से संबंधित है। अगर पूछा जाए दोस्तों आपसे प्रश्न में कि 352 अनुच्छेद किससे संबंधित है, तो राष्ट्रीय आपात से, राष्ट्रीय आपातकाल से है। और पूछा जाए 356वां जो अनुच्छेद है किससे है, तो यह राष्ट्रपति शासन से है। पूछ लिया जाए 360 जो अनुच्छेद है किसके संबंध में है, तो वित्तीय आपात से संबंध है। ठीक दोस्तों, तो ऑप्शन क्या हमसे पूछा गया था, 356वां अनुच्छेद किससे था, तो यह राष्ट्रीय आपात से था दोस्तों। क्या है? राष्ट्रीय जो है आपातकाल से लगाना था। इरेज कर देते हैं दोस्तों, क्या था? आपातकाल से। 356वां जो है आपातकाल से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है, कह रहा है कि महाभियोग के द्वारा किसे ऑफिस से हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा किसे हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, अटॉर्नी जनरल को, या किसी राज्य के राज्यपाल को? तो महाभियोग द्वारा जो हटाया जाता है दोस्तों, यह राष्ट्रपति को हटाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा होगा, राष्ट्रपति को जो है महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। किस अनुच्छेद में यह बात कही गई है? तो किस अनुच्छेद में कहा गया है दोस्तों? तो अनुच्छेद जो होगा आपका 61 में कहा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 23 नंबर 24 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान कौन सा प्रावधान देता है? आरक्षण के लिए कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों, यह हमसे पूछा गया है। आरक्षण के लिए कौन सा अनुच्छेद है? बाकी सबको इरेज कर देते हैं। तो आरक्षण के लिए कौन सा अनुच्छेद हमसे यह पूछा गया है? ऑप्शन आपके सामने है, 14 है, 16 है, 46 है, या फिर 19 है। तो किस अनुच्छेद में कहा गया है आरक्षण की बातें? तो यह कही गई है दोस्तों आपकी आरक्षण की बातें, यह कहा गया है ऑप्शन बी जो होगा अनुच्छेद 16 में कहा गया कि अवसर की समानता, अर्थात आरक्षण, कुछ लोगों को आरक्षण दिया जाएगा। ठीक, और वहीं बात कर लें अगर अनुच्छेद 14 के बारे में पूछा जाए, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है दोस्तों? यह विधि के समक्ष जो है समानता का अधिकार बताता है। क्या है? विधि के समक्ष समानता का अधिकार, कानून के सामने जो है, कानून के सामने सब बराबर हैं। वहीं बात करें अगर 19 की, अनुच्छेद 19 क्या कहता है? तो यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। ठीक, तो बोलने की स्वतंत्रता कौन सा अनुच्छेद होगा? ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी 19 होगा। और विधि के समक्ष समानता, कानून के सामने सब बराबर हैं, अनुच्छेद 14। और अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि आरक्षण के लिए, तो ऑप्शन जो होगा हमसे पूछा गया था आरक्षण के लिए, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है 25 नंबर का प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर किया जाता है? पंचायती समिति का गठन किस स्तर पर किया जाता है? ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, या फिर ग्राम स्तर पर? तो पंचायत समिति का जो गठन किया जाता है दोस्तों, यह आपका ब्लॉक स्तर पर किया जाता है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, ब्लॉक स्तर पर किया जाता है पंचायती समिति का गठन। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, सामान्य ज्ञान विज्ञान का प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है, कौन सा है दोस्तों?
इसमें पूछा गया है कि वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है, कौन है दोस्तों? तो माइनस से जो है 40 डिग्री है। कितना है? माइनस 40 डिग्री। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। टाइम ज़्यादा हो रहा है दोस्तों, थोड़ा जल्दी में बताएंगे। इसमें कह रहा है कि सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग है दोस्तों। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग कौन सा है? कार्निया है, या इक्वस ह्यूमर है, लेंस है, या फिर अचाभ द्रव्य है। अचाभ द्रव्य या फिर जिसे कहा जाता है विट्रियस ह्यूमर। तो दोस्तों सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला जो आँख का अंग है यह आपका दोस्तों होता है कौन सा है? लेंस है। क्या होगा ऑप्शन? क्या होगा? ऑप्शन 3 हमारा होगा लेंस। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों, इनमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से, एक मिनट दोस्तों, इसमें पूछा निम्नलिखित में से बुझा हुआ चूना कौन सा है? बुझा हुआ चूना कौन सा है दोस्तों हमसे पूछा है, तो इसका सही आंसर जो होता है बुझा हुआ चूना, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी कौन सा अंग है मानव का? यह जो है गुर्दा है। ऑप्शन तीसरा हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है? हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है दोस्तों, तो यह आपकी कौन सी ग्रंथि है? तो यह आपकी हाइपोथैलेमस ग्रंथि है दोस्तों। कौन है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। हिंदी का प्रश्न शुरू है दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है, पहला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि उसके धन, कह रहा उसके धन की निरंतर वृद्धि हो रही है किंतु उसके चरित्र क्या हो रहा है दोस्तों? इस खाली स्थान पे हमको भरना है कि उसके धन की जो है निरंतर वृद्धि हो रही है लेकिन उसके चरित्र का जो है, चरित्र का पतन होता जा रहा है दोस्तों। यह कहा जाता है कि जो है उसके धन की निरंतर वृद्धि हो रही है किंतु उसके चरित्र का पतन हो रहा है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते इसमें पूछा जा रहा है, इसमें दूसरा प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी हमसे पूछा है दोस्तों। शुद्ध वर्तनी लिखा जाता है कैसे? हस्तावलंबन कैसे लिखा जाता है दोस्तों? हस्तावलंबन कैसे लिखा जाता है? तो यह ऑप्शन जो होगा आपका ऑप्शन तीसरे की तरह लिखा जाता है, हस्तावलंबन। ऑप्शन तीसरा सही होगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है देवर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? देवर शब्द का जो है स्त्रीलिंग रूप क्या होगा है? ऑप्शन आपके सामने देवर होता है, देवरानी होता है, या देवरानी होता है, देवरा होता है। तो देवर का जो स्त्रीलिंग शब्द होता है दोस्तों यह आपका देवरानी होता है। देवर का स्त्रीलिंग शब्द जो होता है देवरानी होता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित जो है, निम्नलिखित प्रश्न को शुद्ध वाक्य चुने। इसमें सही वाक्य चुनना है हमको, कौन सा सही वाक्य है? इसमें कह रहा है कि दुर्घटना स्थल पर भारी भड़कम भीड़ मची थी। भारी भड़कम के साथ, भारी के साथ भड़कम नहीं आता दोस्तों। फिर दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि दुर्घटना स्थल पर बहुत भीड़ जमा थी। बहुत भी नहीं होता है, यह भी गलत होगा। तो तीसरा कह रहा है कि दुर्घटना स्थल पर भारी भीड़ जमा थी, यह बिल्कुल सही होगा कि दुर्घटना स्थल पर भारी भीड़ जमा थी। ऑप्शन तीसरा हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो चौथा प्रश्न पूछा जा रहा है 40वां नंबर का कि पैसे से जो है, पैसे से ही आदमी इज्जत है के लिए निम्नलिखित में से लोकोक्ति का चयन कीजिए। पैसे से ही आदमी की इज्जत है, इसके लिए कौन सी लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है दोस्तों? लोकोक्ति चयन करना है। ऑप्शन आपके सामने थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं। ठीक दोस्तों, ऑप्शन है कि अपनी पकड़ी अपने हाथ, जैसी तेरी कामरी वैसे तेरे गीत, या होनहार बीरवान के होत चिकने पात, या जर है तो नर नहीं तो खंडहर। इसमें है दोस्तों पूछा है पैसे ही से जो है, पैसे से ही आदमी की इज्जत होती है। पैसे से ही आदमी की इज्जत होती है, तो इसके लिए जो लोकोक्ति कही जाती है इसका सही आंसर होगा आपका जर है तो नर ही तो खंडहर है। क्या है? जर है तो नर नहीं तो खंडहर। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इसमें खाली स्थान दिया है दोस्तों। पूछ रहा है कि केरल में स्थित हाथी अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? केरल में स्थित हाथी अभ्यारण्य है। हाथी अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? तो यह आपका होगा जो है गुरुवायूर मंदिर के पास। गुरुवायूर मंदिर जो है,
गुरुवायूर मंदिर केरल में स्थित हाथी अभ्यारण्य है। गुरुवायूर मंदिर जो है केरल में स्थित हाथी अभ्यारण्य है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि तीन जो है इडियट जो है थ्री इडियट सही गए तो थ्री इडियट फिल्म का पात्र आधारित था जो लद्दाख से एक अभियंता था। थ्री इडियट फिल्म का पात्र पर आधारित था जो लद्दाख का एक अभियंता था दोस्तों। कौन था? यह आपका होगा दोस्तों सोनाम वांगचू था। कौन था? सोनाम वांगचू। ऑप्शन तीसरा हमारा सही होगा सोनाम वांगचू। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि महारानी गायत्री देवी खाली स्थान की रहस्य थी। महारानी गायत्री देवी की सदस्य थी दोस्तों। किसकी सदस्य थी? स्वतंत्र पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की, बहुजन समाजवादी पार्टी या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की थी। तो महारानी जो गायत्री देवी थी यह स्वतंत्र पार्टी की सदस्य थी। स्वतंत्र पार्टी की सदस्य थी। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 64 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें कह रहा है कि भारत का पहला 3D जो है तारामंडल कहाँ स्थापित किया गया है। 3D तारामंडल कहाँ स्थापित किया गया है? बेंगलुरु में है, मैंगलोर में है, हैदराबाद में है, कोच्चि में है। तो 3D जो तारामंडल स्थापित किया गया है यह आपका मैंगलोर में है। कहाँ है? मैंगलोर में। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। इसमें पूछा जा रहा 65 नंबर का प्रश्न है। भारत के पूछा खाली स्थान है कि भारत का सबसे बड़ा शोध रिएक्टर है। भारत का सबसे बड़ा शोध रिएक्टर कौन सा दोस्तों? यह ध्रुव है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा ध्रुव। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है 66 नंबर का है कि कौन सा जो है डॉट दिया खाली स्थान चैनल जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। इसमें पूछा है कौन सा चैनल जो है अंडमान निकोबार को अलग करता है। पूछा है कौन सा चैनल है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 12 डिग्री चैनल। तो दोस्तों अंडमान को निकोबार से अलग जो करता है यह आपका करता है 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन ए हमारा होगा 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। और एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि 8 डिग्री चैनल, यह 8 डिग्री चैनल जो है किसको अलग करता है? तो यह मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। ठीक दोस्तों, दोनों यम से मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। कौन सा चैनल है? 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। और 10 डिग्री चैनल जो है निकोबार को अंडमान निकोबार से अलग करता है। अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल, मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, कह रहा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने में ओरल पोलियो वैक्सीन को आरंभ किया था। जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कब जो है ओरल पोलियो वैक्सीन को आरंभ किया था? 2012 में, 2013, 2014, 2011 में। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है यह जो पोलियो की ओरल वैक्सीन चालू किया था यह 2013 में शुरू की थी। 2013 में आरंभ किया गया था। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्माइलिंग बुद्धा का कोड था। स्माइलिंग बुद्धा का कोड क्या था दोस्तों? यह हमसे पूछा गया था। तो स्माइलिंग बुद्धा का जो कोड था दोस्तों भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण था। ऑप्शन क्या होगा? भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण। स्माइलिंग बुद्धा का जो कोड था दोस्तों भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया था दोस्तों? तो यह आपका किया गया था 1974 में। अगर पूछा जाए कि स्माइलिंग बुद्धा परीक्षण कब किया गया था तो 1974 में किया गया था। इसका कोड क्या था दोस्तों स्माइलिंग बुद्धा का? तो भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण। अगला प्रश्न पूछा जा रहा दोस्तों, कह रहा है कि खाली स्थान दिया है कि वर्ष 11 में वर्ल्ड कप विजेता भारतीय क्रिकेट की टीम ने कोच बने थे। कौन जो है 2011 में वर्ल्ड कप विजेता भारतीय क्रिकेट के टीम के कोच बने थे? तो यह बने थे दोस्तों आपके गैरी क्रिस्टन थे। कौन है? गैरी क्रिस्टन थे। ऑप्शन ये हमारा सही होगा। गैरी क्रिस्टन जो है 2011 की वर्ल्ड कप विजेता भारतीय क्रिकेट की टीम के कोच बने थे। कहाँ के रहने वाले हैं दोस्तों? यह साउथ अफ्रीका के हैं। कहाँ के हैं? साउथ अफ्रीका के हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो लास्ट प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को की
अमूर्त संस्कृति विरासत में शामिल नहीं है। यूनेस्को में शामिल नहीं है दोस्तों, कौन सा है? सितार वादन है, योग है, कुंभ मेला है, छऊ नृत्य है। तो यूनेस्को में जो शामिल नहीं है दोस्तों, यह आपका सितार वादन जो है यूनेस्को में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन आज का हमारा यहीं समाप्त होता हुआ। अगर बात करें दोस्तों, आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और लाइक भी नहीं करते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आता है तो एक प्यारा सा कमेंट करिए, उससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि हम और भी वीडियो अपलोड करते रहें। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अब एक कमेंट आप प्यारा सा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।